नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का वाईसीटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इकोनॉमिक्स में हमारा लेसन चल रहा था मनी एंड बैंकिंग का। और मनी एंड बैंकिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी हमने आपको बताया था कि जो ये लेसन है इसमें 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो अभी आगे की क्वेश्चंस हम डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। और देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है आप देख लीजिए। कह रहे हैं इट इज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि वह केंद्र सरकार का बैंक है। जो आरबीआई है वह केंद्र सरकार का बैंक है। अगला क्या कह रहे हैं, अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब वह मौद्रिक नीतियां बनाता है और लागू करता है। मतलब आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीतियों को बनाता है और लागू भी करता है। अगला कह रहे हैं इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ। कह रहे हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और अगला क्या कह रहे हैं, अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? और देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं 1 और 2 सही है, फिर कह रहे हैं 2, 3 सही है। अगला कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल से समझिएगा। कह रहे हैं 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 और 3 and 4। आपको क्या लगता है निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को हमारे साथ में देखिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि भैया ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का क्या है, बैंक है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बैंक है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हम बता रहे हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। जो आरबीआई है या केंद्रीय बैंक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इनको अप्लाई भी करता है, संचालन भी करता है, लागू भी करता है। मतलब दूसरा वाला भी बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए आईएमएफ क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में आप कह सकते हैं हुई थी, वर्ल्ड बैंक के साथ में। आईबीआरडी पहले नाम था वर्ल्ड बैंक का। आज भी लोग कोई आईबीआरडी कहता है या कोई वर्ल्ड बैंक कहता है, समझिएगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, आईबीआरडी। इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहनें भी कहते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में और उसी के परिणाम स्वरूप इन दोनों का आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अभ्युदय हुआ। ये बेसिकली जो आईएमएफ है ये विश्व में मॉनेटरी प्रबंधन के फील्ड में काम करता है और सरकार के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके मध्य में सामंजस्य स्थापित करता है। भारत भी इसका एक मेंबर है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आरबीआई है वो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। अगला देखिए, कह रहे हैं और आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स को सरकार के निर्देशानुसार आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। आरबीआई के द्वारा मार्केट में या कॉमर्शियल बैंक को बेचा खरीदा जाता है। तो मतलब चारों सही जो हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या बनेगा? ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन बनेगा वह है आपका आंसर, 1 मिनट देखिएगा, आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4। मतलब चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें कोई संदेह नहीं है, चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 देखिएगा क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहे हैं कि हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या इसी को शॉर्ट में एक्सिम बैंक भी कहते हैं। तो आपको पता है कि भैया विदेशी विनिमय का प्रबंधन कौन करता है, रखरखाव कौन करता है? तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विदेशी विनिमय का या आप कह लीजिए कि विदेशी मुद्रा का संचय रखरखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है 93, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सेंसस फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु, तो आपको माल का आयात करना, माल का मतलब आप समझते हैं सामान का आयात करना, ठीक है, हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता। सिंपल सी बात समझिएगा, विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने वाली अथॉरिटी केवल और केवल आरबीआई के पास है भारत में, आरबीआई के पास में। तो आपको आयात उद्देश्य भी, अगर कुछ सामान को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए तो उसके लिए आप आरबीआई से संपर्क करेंगे। आंसर देखिए क्या है, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं फिर आंसर। एनी नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, कह रहे एक्सचेंज बैंक, विनिमय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एक प्रकार से भारत में माल के आयात हेतु, सामान के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 94 देखिए क्या है, कह रहे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस, कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, बाजार की क्रियाएं से आशय है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, क्या आशय है, सिक्योरिटीज में व्यापार करना, कह रहे ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। फिर देखिए विदेशी विनिमय की या विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, ऑक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर कह रहे ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड, सोने का व्यापार करना, नन ऑफ द एबव, उक्त में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली ये सरकार के द्वारा आरबीआई को एक प्रकार से सलाह मशविरा करके, सलाह मशविरा का मतलब क्या होता है, एडवाइस लेके, जैसे हम कहते हैं, सिंपल से समझिएगा, इस चीज को समझ लेंगे समझ में आ जाएगा पूरी चीज। देखिए सरकार क्या करती है, हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, बजट, बजट बनाती है। बजट होता क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आय और व्यय का एक प्रकार से डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। मोस्ट ऑफ द ईयर भारत में हमेशा सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो ज्यादा होता है, किससे, सरकार की इनकम से। मतलब सरकार को क्या हो रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है। समझिएगा, एक पूरा सीक्वेंस चला रहे हैं और समझ में आ जाएगा तो कहिएगा कि समझ में आ गया। हमने कहा कि सरकार मोस्ट ऑफ द टाइम घाटे में एक प्रकार से अपना खर्चा पूरा करती। इस घाटे को पूरा करने के लिए भाई पैसा कहां से आता है, तो अपने नागरिकों से सरकार उधार लेती है या आरबीआई से निवेदन करती है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करिए और हमारे लिए कुछ पैसे का प्रबंध करिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कौन करता है, आरबीआई करता है, लेकिन अपने मन से नहीं करता है। आरबीआई अपने मन से नहीं कर सकता है, ये आरबीआई के दिशा निर्देश पर करे, मतलब सरकार के दिशा निर्देश पर करेगा। तब फिर आगे क्या स्थिति बनेगी, आगे की जो स्थिति बनेगी उसमें यह बनता है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है इनको खरीदता कौन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं कॉमर्शियल बैंक। कौन खरीदता है, वाणिज्यिक बैंक खरीदते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है कॉमर्शियल बैंक की एसएलआर का हिस्सा हो जाती है। आपको एसएलआर के बारे में मैं बता चुका हूं। एसएलआर किसी बैंक की कुल जमा का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक को स्वयं अपने पास ही रखना होता है, जिसका उपयोग वह दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात है, तो एसएलआर के रूप में दिखा सकता है। ऐसी स्थिति में समझिएगा, ऐसी स्थिति में मार्केट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या किया गया, इशू किया गया, जारी किया गया है बाजार में, तो होता क्या है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा पहुंच जाती है आरबीआई के पास में, मतलब मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। समझिएगा पूरा चक्र चल रहा है, इसी में इन्फ्लेशन भी समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बेचती है, और जब आरबीआई बेचती है तो उसके बदले में प्राप्त क्या होता है, पैसा, लिक्विडिटी। खरीदता कौन है, कॉमर्शियल बैंक। तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो गई है, और मार्केट से लिक्विडिटी कम होकर कहां पहुंच गई, आरबीआई के पास में। यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि
आरबीआई जब बेचती है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है लिक्विडिटी की कमी। और जब आरबीआई पुनः क्रय करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्या करती है, पुनः क्रय करती है, तब क्या होता है, तब मार्केट में तरलता या लिक्विडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यह दोनों स्थिति इन्फ्लेशन के रेफरेंस में काम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के मुद्रास्फीति के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहे टू विच द गिल्ट एज्ड मार्केट इज एसोसिएटेड। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, कह रहे धातुओं के बाजार से, टू मेटल मार्केट, टू डिबेंचर मार्केट ऋण पत्रों के व्यापार से, टू द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, टू आर्म्स मार्केट शस्त्रों के व्यापार से। गिल्ड एज मार्केट का जो संबंध होता है वह होता है टू द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। किससे होता है, टू द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होता है। दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ट्रांजेक्शन होता है उसे हम गिल्ड एज मार्केट के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा क्या है, 96 नंबर देखिए क्या है, कह रहे हैं हु मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, कितनी बार आपको बता चुके हैं, कह रहे सेबी। अब सेबी तो करता नहीं है, शेयर मार्केट का रेगुलेशन करता है, या फिर आप कह लीजिए कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और सेबी एक्ट बाद में पारित किया गया था 1992 में। कब किया गया था, सेबी एक्ट को 1992 में पारित किया गया था, और इसके जरिए यह सांविधिक निकाय बना। सांविधिक कानून पारित हो गया संसद में तो सांविधिक निकाय हो गया। ठीक है, आरबीआई, अब आरबीआई आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है, मनी अथॉरिटी के रूप में काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 1934 था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था, जिसके जरिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। और प्रारंभिक पेड अप कैपिटल इसकी कितनी थी, इसकी प्रारंभिक पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी। कितनी, 5 करोड़, जो 100 रुपए के शेयर में विभाजित थी। ठीक है, अगला वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो बेसिकली फाइनेंस से संबंधित, वित्त के संबंध में मामले देखता है। प्लानिंग कमीशन आजकल, इसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, 1950 में, 15 मार्च 1950 में की गई थी। वर्तमान समय में यह अस्तित्व में नहीं है। इसका स्थान किसने ले लिया है, इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने कब से ले लिया है, 2015 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान ले लिया। ठीक है, सरकार के कार्यकारी आदेश से इसकी स्थापना की गई थी, मतलब राष्ट्रपति के आदेश से इसकी स्थापना की गई। इसके लिए कोई संसद में अधिनियम नहीं लाया गया था, ना ही संविधान में कोई संशोधन किया गया। समझ रहे हैं, बस एक प्रकार से सरकार का क्या है, जैसे पहले नीति आयोग थिंक टैंक था, उसी तरीके से यह भी क्या है, थिंक टैंक है। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, सीईओ होते हैं। ठीक है, एक 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, अन्य मेंबर्स भी होते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था होती है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नहीं पर फोकस करिएगा, कौन सा कार्य नहीं है देखिएगा, आपको बताना है हमारे साथ में। चलिए, कह रहे हैं कि साख पर नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, फिर कह रहे कंट्रोल ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, फिर कह रहे अब यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी लिखा और यहां मुद्रा आपूर्ति, आप कह लीजिए मौद्रिक नीति, इसको कह लीजिए मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, ये मौद्रिक नीति है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, फिर देखिए रेगुलेशन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपए, यानी कि रुपए के बाह्य मूल्य का नियमन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, हमको बताइए कौन सा कार्य नहीं है, आप बताइए कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है, आप बताइए। हम आपको बता चुके हैं फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा इश्यू की जाती है, फिस्कल पॉलिसी वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू की जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो राजकोषीय घाटा किसका अंग होता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अंग होता है बेसिकली आप कह सकते हैं राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का या बजट का अंग होता है। और होलिस्टिक वे में देखें तो फिस्कल पॉलिसी वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू की जाती है।
तो इसी पर एक प्रकार से क्या है, रिजर्व बैंक का यह कार्य नहीं। बाकी साख पर नियंत्रण रिजर्व बैंक का काम है, मुद्रा की जो मौद्रिक पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पर नियंत्रण करना यह भी इसी का काम है आरबीआई का। इसके साथ साथ रुपए के बाह्य मूल्य का नियमन करना, एक्सचेंज रेट का नियमन करना, यह भी आरबीआई का ही कार्य है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे इट इशूज ऑल टाइप ऑफ करेंसी नोट, कह रहे यह सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करता है। अगला देखिए, इट एक्ट्स एज ए ब्रांच बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह रहे हैं यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। इट्स बैंक ऑफ द बैंकर, कह रहे यह बैंक का बैंक है। कह रहे इट्स या इट एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, कह रहे या विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। आपको बताना है आरबीआई का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन तो 4 दिए, 4 में से तो भैया अब आपको पता है भारत सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल, या बैंकों का बैंक है, बिल्कुल, या विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, बिल्कुल, लेकिन सभी नोटों को नहीं। 1 रुपए के नोट, 1 रुपए का नोट और सिक्के बेसिकली आप कह सकते हैं कि यह फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इस पर साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो यही वाला कार्य जो होगा वह नहीं होगा, बाकी सभी कार्य हैं आरबीआई के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या है, 99 नंबर। क्या कह रहे हैं, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कह रहे आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। दूसरा कह रहे आरबीआई इज द बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई। आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा कथन सही नहीं, आप बताइए कौन सा कथन सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, तो मैं आपको बता चुका हूं आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहां था, प्रारंभ में इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में था, और बाद में 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके कहां कर दिया गया, बंबई। तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, मुंबई में, बॉम्बे। ठीक है, चलते आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन इंडिया मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाई, मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाई। कह रहे भारत में मुद्रा एवं साख, साख का मतलब ऋण, साख का मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ऋण होता है। ठीक है, ऋण का नियंत्रण किया जाता है। और देखिए यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है और मेंस का वो भी। कह रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक। आपको बताना है इन इंडिया मनी एंड क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाई, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, इसका मेन काम ही है। ठीक है, यही मुद्रा एवं साख के संबंध में क्या करना, नियंत्रण करना। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, 101 देखिएगा क्या है, कह रहे विच एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट्स द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को विनियमित करती है। आपको उत्तर देना है, कह रहे सेबी करता है, फिर कह रहे वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। अब बताइए आप कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 101 का, बताइए एक बार सोच के सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का कौन सा सही होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी से बताइए तेजी के साथ में। तो होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 102। मैं इस सब क्वेश्चंस के बारे में कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीटेड मोड में बस भाषा चेंज कर दी जाती है, उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाई, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, सेबी के द्वारा। आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, गिल्ड एज मार्केट का संबंध किससे होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है। तो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो बेचे जाते हैं आप आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। 102 नंबर का सी ऑप्शन, बिल्कुल 102 नंबर का बेचे जाते हैं, हाँ ठीक है, आरबीआई के द्वारा। तो 102 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमिन्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? बैंक रेट को, सीआरआर को, पीएलआर को, एसएलआर को। अब बैंक रेट आपको बता चुके हैं, जब दीर्घकाल के लिए बैंकें, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, दीर्घकाल के लिए जब आरबीआई से उधार लेती हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। सीआरआर क्या होता है? बैंक की कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को ना ही ब्याज दर का भुगतान होता है, ना ही आरबीआई इसका इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए कर सकती है, बस वो सुरक्षित रखा जाता है। अगला देखिए एसएलआर के बारे में, तो एसएलआर भी सीआरआर की भांति ही होता है, लेकिन एसएलआर किसी वाणिज्यिक बैंक को अपने ही पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, ट्रेजरी बिल्स के रूप में आरक्षित रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है, जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन में नहीं करती हैं। कौन नहीं करता है? बैंक। और पीएलआर क्या होता है? पीएलआर के बारे में आपको बता दें हैं, प्राइम सेक्टर लेंडिंग रेट होता है, प्राइम सेक्टर लेंडिंग रेट होता है। यह क्या होता है कि प्राथमिकता वाले लोगों को ऋण देने के लिए जो ब्याज की बात होती है उसके संबंध में। और बेसिकली हम और आप किससे ऋण लेते हैं? आरबीआई से तो ऋण लेते नहीं, किससे लेंगे? वाणिज्यिक बैंकों से। कोई पीएनबी से लेता है, कोई एसबीआई से लेता है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा से लेता है, कोई किसी अन्य बैंक से लेता है। तो ऐसी स्थिति में पीएलआर जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, बाकी तीनों आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 104 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण, एज अपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था, कह रहे फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं? आपको पता है भैया, साख का नियंत्रण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कैसे करेगी? सीआरआर बढ़ा देगी, एसएलआर को बढ़ाना कम करना, मतलब इसमें इसकी रेट में फ्लक्चुएशन लेके चली जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ रेपो रेट में, पॉलिसी रेट में कट कर देगी, बढ़ा देगी। इसके साथ साथ बैंक रेट भी उपयोग में लाया जा सकता है, किसके लिए? साख नियंत्रण के लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए। तो यह तो आरबीआई का कार्य हो गया। और आपको पता है कि जो आरबीआई होती है वो सभी वाणिज्यिक बैंकों का एक प्रकार से बैंक होता है, तो सर्वोच्च बैंक होता है देश का, ठीक है। यह भी बिल्कुल सही है। कह रहे मौद्रिक नीति का निर्माण, अब भैया मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? हम और आप थोड़ी बनाएंगे, वित्त मंत्री थोड़ी बनाएंगे, इसको बनाते हैं हमारी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और बेसिकली इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और यह 6 सदस्यीय संस्था होता है। इसके हेड कौन होते हैं? गवर्नर साहब इसके हेड होते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और इतने समय शक्तिकांत दास जी। तो बचता है साख सृजन, क्रेडिट क्रिएटर। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकें करती है, जो हमको और आपको उधार देती हैं, वही सिस्टम साख सृजन कहलाता है, क्रेडिट क्रिएटर कहलाता है, ठीक है। चलते आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा क्या है, 105 नंबर। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया इज नॉट ट्रू। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा एक कथन? अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, समझिएगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर की वृद्धि के बारे में, और नॉट ट्रू पूछ रहा है।
नॉट ट्रू पूछ रहा। और हिंदी में क्या लिखा है, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है कह रहा। तो अगर हम यहां पर नहीं ऐड कर दें, अंग्रेजी के अनुसार चले, नहीं के बारे में पूछे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर सीआरआर में वृद्धि होगी तो आपको पता है क्या होता है, सीआरआर में वृद्धि मतलब मार्केट में लिक्विडिटी में क्या होगी, कमी आ जाएगी। लिक्विडिटी में कमी आने का मतलब क्या है, तरलता में कमी आने का मतलब क्या है, तरलता में कमी आने का मतलब क्रेडिट का जो क्रिएशन है, जो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, साख का सृजन जो होता है, उसमें भी कमी आएगी। अब इसी से मैच करके देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। कह रहे हैं कि इट इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। अब भैया सीआरआर में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, कमी थोड़ी हो रही, गलत। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, तो सीआरआर में वृद्धि कह रहे हैं ना, या साख सृजन में वृद्धि करता है, कह रहे नॉट ट्रू। अब अगला देखिएगा, नॉट ट्रू से मिलान करिएगा, इट डिक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, या साख सृजन को कम कर देता है। अगर सीआरआर बढ़ता है तो साख सृजन को कम कर देता है, अगर दोनों जगह पर नहीं होता तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। तीसरा देखिए, इट डज नॉट इफेक्ट द क्रेडिट, कह रहे साख को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल खत्म ही है, बिल्कुल। अरे भैया कैसे नहीं प्रभावित करेगा, 1% का चेंजमेंट सीआरआर में मार्केट से 1.67 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी को प्रभावित करता है, तो प्रभावित नहीं करेगा। अगला देखिए, इट इंडिकेट्स लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, या उदार मौद्रिक नीति को इंडिकेट करता है। सीआरआर में वृद्धि, भैया सीआरआर में वृद्धि का मतलब होता है यह संकुचनकारी मौद्रिक नीति को इंडिकेट कर रहा है। संकुचनकारी मतलब क्या करना, साख सृजन में कमी करने का उद्देश्य होता है। तो बेसिकली कौन सा सही नहीं है, तो नहीं है के अनुसार कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार आंसर दिए, क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कौन सा ट्रू नहीं है। भैया अगर सीआरआर में वृद्धि होगी तो आपको पता ये होगा, सीआरआर में वृद्धि का मतलब ये होगी, यह स्थिति बनेगी, वास्तविक स्थिति बनेगी, लेकिन कुछ रहा है कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ए ऑप्शन होगा। चलते आगे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कह रहे हैं द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट्स इज नॉट ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे हैं किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। 2014 का क्वेश्चन, 14 का। नागालैंड का भैया करता है, जम्मू कश्मीर का वर्तमान समय में करता है, लेकिन 2014 में इसी स्टेट का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो व्यापार का संचालन वो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद, और जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था, यह समाप्त होने के बाद वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की भी एक प्रकार से व्यापार के संचालन की जिम्मेदारी आरबीआई के पास आ गई है। लेकिन 2014 का क्वेश्चन था तो उसमें उसकी नहीं थी। आगे पंजाब का तो करता ही, असम का भी करता है, ठीक है, उस समय नहीं करता था, वर्तमान समय में इन चारों राज्यों की कर रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा क्या है, 107 नंबर। कह रहे हु ऑथोराइज्ड द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स, कौन कह रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। 2010 का क्वेश्चन है, कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है, मैं बता चुका हूं कौन जिम्मेदार है। 107 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको पता है कि हु ऑथोराइज्ड द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल या इज ऑथोराइज्ड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ कुछ आसान, एक समुच्चय बनकर तैयार होता है, ठीक है। आगे देखिए, हु कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में व्यवसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, अगला देखिए भारत सरकार, और भारतीय स्टेट बैंक। अब आपको पता है, कितनी बार तो बता चुके, व्यवसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। पूरी की पूरी आप कुंडली लेके बैठा है आरबीआई, सब वाणिज्यिक बैंकों की कुंडली लेके बैठा है कि हम इतना चेंज करेंगे तो क्या होगा, इतना करेंगे तो क्या होगा, समझ लीजिए पूरी की पूरी कुंडली। और कंट्रोल करने का मतलब साख सृजन का नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब साख सृजन को बढ़ाना है या कम करना, दोनों काम इसमें आएंगे,
साख सृजन को बढ़ाना है या कम करना, दोनों काम आएंगे। और ऐसी स्थिति में इसके पास सिंपल सी बात है, सीआरआर हथियार देख लीजिए, एसएलआर रेपो रेट, और रेपो रेट तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट के भी नाम से जानते हैं, पॉलिसी रेट के भी नाम से जानते हैं। अब समझ लीजिए बैंक रेट, ये सारे के सारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से क्या करता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन का नियंत्रण करता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा क्या है, 109 नंबर देखिए क्या है, कह रहे हैं कि द मिनिमम रिजर्व ऑफ हाउ मच वैल्यू ऑफ गोल्ड शुड ऑलवेज बी केप्ट इन इट्स स्टॉक बाई करेंसी इशूइंग डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन विभाग के बारे में पूछ रहे हैं कि न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, कितना सोना आरबीआई के पास हमेशा रखना चाहिए जब नोट जारी करनी हो। कह रहे 85 करोड़ का, कह रहे 115 करोड़ का, 200 करोड़ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए टोटल स्टॉक होना चाहिए 200 करोड़ रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक कर दिया है, गोल्ड कर दिया, और इसमें से 85 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, और 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का आप क्या कह सकते हैं, 115 करोड़ रुपए का क्या कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा आप कह सकते हैं। तो 109 नंबर का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, इसको रिवाइज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हमारे साथ में बने रहिएगा और रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आरबीआई को नए नोट जारी करने के लिए उसके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का स्टॉक हो, 200 करोड़ रुपए का स्टॉक हो, और इस 200 करोड़ में एक हिस्सा 85 का होता है, एक हिस्सा 115 करोड़ का। 115 करोड़ का सोना रखना होता है आरबीआई को, और 85 करोड़ का रखना होता है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व में क्या आता है, विदेशी मुद्रा डॉलर आता है, येन आता है, पाउंड आ जाता है, एसडीआर आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर होगा, 109 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा क्या है, बैंक दर से अभिप्राय है, बैंक दर के बारे में पूछ रहे हैं, बैंक दर से अभिप्राय है। क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिवन बाय बैंक्स टू डिपॉजिट, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज की दर, बैंक रेट्स चार्ज बाय बैंक फॉर्म बोरोवर, बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाने वाली ब्याज की दर, बैंक रेट ऑफ इंटर बैंक लेंडिंग, अंतर बैंकी ऋणों की ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन द लोन गिवन टू अदर बैंक्स। देखिए अभी आपको पता है बैंक रेट दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या करते हैं, जब वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं, किससे, केंद्रीय बैंक से या आरबीआई से, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, सोचिए अपने आप से, आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, और सोचिए सब बार अलग अलग परीक्षा में 2009 में, 2008 में, यूपी पीसीएस प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे गए। आप सोचिए इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन का स्टॉक उनके पास लिमिटेड है। भाई करंट से अगर अपडेट कर ले जाइए आप अपने मैटर को, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। थोड़ी सी बस हमारे साथ में आपको तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट की तैयारी यहां पर धीरे धीरे आपको करवाई जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पर चलते हैं। 111 नंबर देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं, 1 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी जी सूट भाई अभी आपको बताए हैं आज ही की क्लास में, किसके द्वारा, कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर पर, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। कह रहे भारत के राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ऑन सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल वित्त सचिव के, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा 1 रुपए का नोट, यह भी गलत हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो, 111 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको बता भी चुके हैं। अगला देखिए, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते। अगला देखिए 112 नंबर देखिएगा क्या है, 112 क्या कह रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है। कह रहे करेंसी का नियमन, करेंसी का नियमन, कह रहे रेगुलेशन ऑफ करेंसी, विदेशी व्यापार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, साख का नियमन, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, और गार्जनिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज फंड, देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है। आपको पता है भैया कौन सा नहीं है, तो बेसिकली अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए, विदेशी व्यापार का नियमन पैसे का करेगा,
लेकिन व्यापार वगैरह आपको आयात करना, आयात के लिए पैसा भी दे देगा, लेकिन बाकी चीजें कौन करेगा? बाकी चीजें आप समझ लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी किसकी? व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर देखिएगा क्या है, 113 देखिएगा क्या है, 113 देखिएगा क्या है। कह रहे इफ द कैश फंड रेशियो देखिए यहां पर लिखा है, हाँ, रिड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी। कह रहे यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी कि CRR का संबंध है, CRR, ठीक है, में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? CRR कम, समझा चुके हैं, आज ही की क्लास में हुआ। CRR में ये डिक्रीज का साइन है, कमी का। मतलब क्या है? मतलब बैंकों को पास में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, बैंकों के पास तरलता ज्यादा होगी, तरलता ज्यादा होने की स्थिति में साख ज्यादा सृजित करेंगे, साख ज्यादा सृजित करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे? ऋण उधार देंगे। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा? कह रहे साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगी या नहीं? 113 का क्या हो जाएगा? 113 का ए आंसर बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए, डिक्रीज नहीं भैया। अगर CRR में वृद्धि की जाती तब ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कोई प्रभाव नहीं, ये भी नहीं उपयुक्त में से, तो इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कह रहे विच इज द अपेक्स बैंक इन बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे भैया कहां से? इसका तो 1955 में आप कह सकते हैं कि 1955 में क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही, स्थापना 1935 में RBI एक्ट 1934 के जरिए। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI नेशनलाइजेशन एक्ट 19 किसके द्वारा किया गया था? 1949 के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं भैया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उच्चतम बैंक पूछा था, उच्चतम बैंक कौन है? रिजर्व बैंक है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर देखिएगा क्या है, 115 नंबर। कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स अबाउट द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। क्या निम्न में से भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्यमंत्री। अब भारत के मुख्यमंत्री भी होने लगे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक फंड कौन लेता है? बता चुके हैं कितनी बार, RBI। बिना सोचे देखिए ना कितना आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, और देखिए राजस्थान का क्वेश्चन है, राजस्थान की RAS की एग्जाम 2009 में हुई थी, उसका क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रिंट द करेंसी नोट्स। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है। कह रहे 10,000 तक, 5,000 तक, 1,000 तक, 1,000 तक। अब 15, यहां देखिए, यहां पर ये 15,000 है दोस्तों, यहां पर ये 15,000 है। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ी सी मिस्टेक है, समझ के चलिएगा ना, इसको सही कर लेते हैं। हमने सही कर दिया, यहां पर 15,000 ऑप्शन होगा। यहां पर लिखा क्या था? अंग्रेजी में लिखा था 15,000 और हिंदी में 1,000। तो 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम नोट RBI प्रिंट कर सकता है। ठीक है, 10,000 तक का। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 117 क्या है? What is or are the purpose or purposes of the marginal cost of fund based lending rate, MCLR, marginal cost of fund based lending rate announced by RBI। RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर। ठीक है, MCLR के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? कह रहे these guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determine the interest rate on advance। फिर क्या करें? ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला देखिए, दिस गाइडलाइन हेल्प्स इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक। क्या कह रहे हैं? ये दिशा निर्देश
बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करते हैं या सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले बैंक एवं देने वालों के लिए न्याय संगत है। और आपको बताना सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कूट सही। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं सिस्टम। 2010 में एक बेस रेट चलता था, आधार दर। बेस रेट को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कि भैया आप लोग बेस दर के नीचे, बेस रेट के नीचे किसी को उधार नहीं देंगे। उसके पहले जो कॉमर्शियल बैंक थे वो क्या करते थे, अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग ब्याज की दर चार्ज करते थे। जो जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप क्या कह सकते हैं मोल भाव कर ले गया बैंक से, उसी अनुसार क्या होता था, इंटरेस्ट रेट लेते थे। लेकिन 2010 के बाद बेस रेट ले आया कि बेस रेट एक बेंचमार्क बना दी कि इसके नीचे आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप किसी को भी उधार नहीं देंगे, किसी इस ब्याज दर के नीचे किसी को भी उधार नहीं देंगे, इससे ऊपर ही रहेगा। आगे के टाइम में देखिए ऐसा होता क्यों, ऐसा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के सकुशल रूप से क्रियान्वयन के लिए आरबीआई ने बेस रेट को लेकर आया। लेकिन बेस रेट आगे के टाइम में पता चला कि बेस रेट भी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो बेस रेट को रिप्लेस किया है 2016 में एमसीएलआर ने, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ने। यह भी आरबीआई के द्वारा एक प्रकार से डिसाइड थी और यह कहा गया कि किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऋण देते समय इसका पालन किया जाएगा, इसका पालन किया जाएगा। तो यह एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया था। और मतलब नागरिकों को या हम कह सके जनता को क्या प्राप्त हो सके, एक फेयर इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल हो सके। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 117 था, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। नहीं आगे वाला ही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कह रहे हैं व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द एसएलआर स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, मतलब आधा प्रतिशत, 0.50% की बात कर रहा है। ठीक है, कमी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। देखिए रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, अंग्रेजी के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस के बाद 50 बेसिस पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। क्या कह रहे हैं, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है, क्या होने की संभावना होती। देखिए कह रहे इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज, और क्या कह रहे हैं ड्रास्टिकली, मतलब भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। अगला कह रहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इन अवर कंट्री, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। और चौथा देखिएगा क्या है, चौथा देखिएगा क्या है, कह रहे हैं इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। अरे भैया कम कर रहा है, एसएलआर को कम किया जा रहा है। एसएलआर को कम करने का मतलब क्या है, एसएलआर को कम करने का मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाना है मार्केट में। और लिक्विडिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स, मतलब ब्याज की दरें जो होती हैं वो कम कर दी जाएंगी शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 119 नंबर देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार की कार्यवाही, पब्लिक डेप्ट लोक ऋण और पब्लिक रेवेन्यू लोक राजस्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट पूछ रहे हैं कि भैया क्या है, तो आपको पता है कि भैया बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 119 नंबर का देखिएगा क्या है, 119 में 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। तो ऐसी स्थिति में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 120 पर बातचीत करते हैं। आईएएस का क्वेश्चन था जो हमने 119 नंबर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा क्या है, कह रहे द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, हाँ, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड
इन रिलेशन टू सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तथा निवल मांग नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी और सावधिक देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार पत्र में आते हैं, उनका प्रयोग किस संदर्भ में होता है? बैंक कार्य के लिए, संचार नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, इसको देखिए नेटवर्किंग कर लीजिएगा ना, नेटवर्किंग कर लीजिएगा। अगला देखिएगा मिलिट्री स्ट्रेटजीज के लिए, युद्ध कौशल के लिए और सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। आपको पता है कि भैया ये सब किससे के संबंध में? बैंकिंग ऑपरेशन के संबंध में है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही तेजी के साथ में, आसान से क्वेश्चन थे, जहां पर जरूरत थी हमने समझाने का प्रयास किया, आपको एक्सप्लेन भी किया, जहां पर जरूरत नहीं थी उसको शॉर्ट में बताते हुए निकल गए। आगे अभी इसी चैप्टर में और भी क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।